आशा करते हैं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर को देख चुके होंगे जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि मॉड्यूल 1 में हमारा क्या क्या टॉपिक होगा। तो उसी मॉड्यूल 1 के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आज कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड करंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, देन इट इज़ द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स यूनिट इज़ कूलम। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है कि 6.25 इंटू 6.24 और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है, ये हमारा आता है Q इक्वल टू एन से। और Q इक्वल टू एन हमारा बनता है किस थ्योरम से कि कोई भी जो बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो बनता कैसे, तो वो हमारा किसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक, ये हम लोग बहुत बचपन क्लास में सीख चुके होंगे कि कोई भी जो बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज बनता है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। Q इक्वल टू एन से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं क्या, तो अगर हमारा ये चार्ज 1 कूलम है, 1 कूलम इक्वल टू एन इंटू ई, और ई यहाँ पे है क्या, ई हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। और जब हम इसको इधर से इधर लेके आते हैं तो ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा मिलता है वो हमको मिलता है 1.6 इंटू 10⁻19 को सॉल्व करने से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है, जो हमको ये बताता है कि किसी एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होता है। तो इस तरीके से चार्ज के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इतना ही काफ़ी है। और जब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट के बारे में। करंट क्या होता है हमारा, करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो किसी भी वायर में अगर हम देखें कि जो हमारा चार्ज के फ्लो करने का रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है और इसका अगर रेट हम निकाल दें, रेट कहने का सेंस क्या है, अगर उस चार्ज को हम dq/dt टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आएगा वो हमारा आएगा करंट, यानी कि I ऑफ t अगर हम बोले तो ये I ऑफ t होता है dq/dt। ओके, हम लोगों ने अब तक सीखा चार्ज और करंट। अगर चार्ज दिया हुआ रहे, किसी चार्ज का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा करंट कितने टाइप का होता है। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि ये हमारा करंट कितने टाइप का होता है, तो आप लोग बताते हो करंट हमारा 2 टाइप का होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करंट के लिए। तो करंट के बारे में अगर बोले कि करंट कितने टाइप का होता है, तो आप लोग बताओगे कि ये 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है डीसी करंट और दूसरा होता है हमारा एसी करंट। कोई बता सकता है कि ये 2 टाइप का क्यों होता है? आप लोगों में से कोई ऐसा कभी सोचा है कि ये करंट 2 ही टाइप के क्यों होते हैं, एक डीसी और एक एसी ही क्यों होता है, कोई और टाइप क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो कोई उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड है कि क्यों डीसी करंट और एसी करंट के रूप में ही 2 टाइप होते हैं, कोई और तीसरा टाइप एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले हम लोग जब देखें कि आई जो हमारा होता है आई टी, वो हमारा होता है dq/t/dt। तो यानी कि ये पूरा का पूरा डिसाइड होता है चार्ज पे। और हम जानते हैं कि जब तक चार्ज कहीं रुका हुआ होता है तो वो हमारा होता है स्टैटिक, और जब हमारा चार्ज फ्लो होने लगता है किसी न किसी टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो बन जाता है करंट। 11-12 में ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि रुके हुए चार्ज के स्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और जो चार्ज हमारा फ्लो होता है यानी कि मोशन, चार्ज के मोशन को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये अच्छे से जान चुके थे। इसका मतलब हमें ये भी पता है कि जो हमारा करंट है वो करंट हमारे चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अब अगर हम किसी तार को लेके एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, सपोज कि ये हमारा कोई वायर है और इस वायर में अगर हम आपको ये बोले कि इस वायर में आप चार्ज को फ्लो करवाइए, तो आप क्या बोलोगे कि ये कोई चार्ज है और इस चार्ज का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, या तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर यही चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक टाइम पे कोई एक डायरेक्शन में जाएगा या तो इधर। ओके, तो
इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है, ये चार्ज हमारे पास, इस चार्ज के चलने के दो ही रास्ते हैं। एक या तो इस एंड से, इस ए एंड से बी एंड तक जाएगा, या ये बी एंड से ए एंड तक जाएगा। तो अगर इस चार्ज का डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, अगर इस चार्ज का जो मोशन है, मोशन का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, तो ऐसे करंट को, ऐसे इस चार्ज के फ्लो होने से करंट जनरेट होगा। तो इस तरीके के करंट को हम बोलेंगे डीसी करंट। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई चार्ज हमारा ए से जाए बी तक और फिर बी से वापस आए ए तक, यानी कि किसी एक ही वायर में चार्ज हमारा ए से बी पॉइंट तक भी जाता है और वो बी से ए तक भी आता है। तो पहले वाले कंडीशन में क्या है कि वो ए से गया और बी पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया। तो ए से जाके जो बी पे डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में जो फ्लो हुआ, उस सिंगल डायरेक्शन के फ्लो ऑफ चार्ज को डीसी करंट, और जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो किया उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। अब इस एसी करंट से कैसे हम एसी का वेवफॉर्म बना सकते हैं? तो सपोज कि जब चार्ज यहाँ था तो ये टाइम हमारा t0 था, और जब हमारा ये चार्ज यहाँ पहुँचा तो ये किसी टाइम पीरियड का आधा था। अगर यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में जो टोटल टाइम t लगा, अगर उसको हम लेट कर ले कि वो t टाइम है, तो उसी चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? t/2, और वापस इस t/2 से टाइम से यहाँ आने में कितना? t टाइम, यानी कि अगेन t/2। तो टोटल जब सम करते हैं तो यहाँ वापस आने में इसको कितना टाइम लगा? t टाइम। तो जब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है हमारा, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, अगर इस चार्ज के स्टडी को हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है। जब t = 0 था तो वो पॉइंट ए पे ही था, ओके। उसके बाद जब ये t/2 टाइम पर गया तो ये हमारा क्या हुआ कि ये, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दें और इस डायरेक्शन को निगेटिव बोल दें, ठीक है, ये हमारा x डायरेक्शन में, ये हमारा y डायरेक्शन में, सॉरी -x डायरेक्शन में। तो जब हम देखें t = 0 से t/2 तक, तो ये t/2 तक क्या होता है कि ये चार्ज हमारा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। और जैसे ही ये हमारा t/2 से t टाइम तक जाता है तो ये हमारा वापस से चार्ज आने लगता है पहले वाले स्टेज में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा t टाइम होता है। इस t टाइम में क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल की तरफ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारा फॉर्मेशन होता है एसी करंट का। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि किसी भी तार में जो चार्ज का डायरेक्शन है, चार्ज के फ्लो होने का पॉसिबल डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन सिर्फ दो ही होता है। तो अगर ऐसा हो कि चार्ज सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ऐसे करंट को हम लोग, जो उससे जनरेट होगा उस करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। और जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने के वजह से करंट जनरेट होता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो एन अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम डीसी करंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ए डीसी करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट कैन बी कांस्टेंट और टाइम वेरिंग, ओके। तो आज से पहले हम लोग ये जानते थे कि जब हम डीसी करंट के बारे में किसी से भी बोलते थे तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमारा v, सॉरी ये हमारा i। तो जब हम डीसी करंट के बारे में बात करते थे तो वो हमको इस फिगर के बारे में बता दिया करता था कि ये हमारा डीसी करंट है, ठीक है। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि वो जो करंट, वो जो चार्ज है, अगर ये चार्ज एक्सेलरेशन में हो, यानी अगर इस चार्ज का स्पीड यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, ठीक है, अगर ऐसा करने में हम लोग संभव है तो वो फिर भी एक ही डायरेक्शन में फॉलो कर रहा होगा। यानी अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो उसका जो मूवमेंट है वो तब भी एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका जो ग्राफ होगा वो डीसी कुछ इस तरीके का होगा, यानी वो टाइम से वेरी कर रहा होगा। इसका मतलब इसके जो डिफिनेशन है, इस पॉइंट को हम अच्छे से अगर नोट करें तो इसका डिफिनेशन कहता है कि डायरेक्ट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट कैन बी कांस्टेंट और टाइम वेरिंग।
तो कांस्टेंट के बारे में तुम लोग पहले से जानते थे, पर ये टाइम वेरिंग भी हो सकता है और ये दोनों डीसी करंट के एग्जाम्पल ही होंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको डीसी और एसी में फ़र्क समझ में आया होगा, और क्यों कोई करंट दो ही टाइप का होता है, डीसी और एसी, ये भी आपको समझ में आया होगा। क्योंकि किसी भी तार में अगर आप चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, आइदर इट इज़ फॉरवर्ड और आइदर इट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा करंट के बारे में, करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन को देखा। उसके बाद कितने टाइप ऑफ करंट होते हैं हमने ये भी सीखा। इस तरीके से अब हमारा बारी आ चुका है क्वेश्चंस को देखने का। होने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो इस सेशन के अंत में हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिया है। ये दो क्वेश्चन हमारा क्या है, Q ऑफ टी इक्वल टू 15TQ साइन स्क्वायर टी 15TQ साइन 2πt कूलम। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है हमारा Q ऑफ टी का, हमको निकालना है I ऑफ टी किस पॉइंट पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो हम जानते हैं कि हमारा I ऑफ टी जो है वो होता है क्या, वो हमारा होता है dQ ऑफ टी अपॉन dt। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि Q ऑफ टी का वैल्यू रख देंगे, और वो वैल्यू कितना है 15TQ साइन 2πt अपॉन dt। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 15 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, और ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा TQ और साइन 2πt दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो लगेगा, 15 बाहर, एक बार हम लोग t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमारा 2t², साइन का टर्म वैसे ही रहेगा 2πt। उसके बाद दूसरे बार हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग रहने देंगे, और साइन 2πt को जब करते हैं तो ये हमारा आता है क्या 2π cos 2πt। ओके, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आता है टर्म, यानी कि ये हमारा निकल रहा है I ऑफ टी, पर हमको फाइंड आउट करना है I ऑफ टी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब I ऑफ टी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड को हम लोग I1 भी लिख सकते हैं। सिंपली t के जगह 1 पुट करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 2 साइन 2π प्लस TQ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 का Q 1, और ये हो जाएगा 2π, और साथ में ये हो जाएगा cos 2π। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, साइन 2π का वैल्यू हमारा होता है 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और cos 2π का वैल्यू होता है 1, और 1 इंटू 2π 2π हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 15 इंटू 2π इक्वल टू कितना 30π। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया I ऑफ टी का वैल्यू एट t इक्वल टू 1 पे। तो ये हमारा निकल के कितना आया, ये हमारा आया 30π, जो हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम लोग Q ऑफ टी हमारा यहाँ भी दिया हुआ है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, उसका एक्सप्रेशन पता है हमको, I ऑफ टी निकालना है और t इक्वल टू 2 पुट कर देना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो हमको कमेंट बॉक्स में आप कर देना। कमेंट अगर किसी को डाउट है या फिर इसको सॉल्व करवाना है तो वो भी कमेंट बॉक्स पे आराम से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हमारा आंसर भी पता चल जाएगा। ओके, और क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, ये वेव फॉर्म है हमारा चार्ज का, Q ऑफ Q दिया हुआ है, ये T दिया हुआ है, ये हमारा जो QT ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ये है हमारा 5, ये है हमारा 5 कूलम, ये है हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस दिए गए ग्राफ से, ये ग्राफ जो हमारा दिया गया है, ठीक है, ये ग्राफ हमारा दिया गया है किसका, ये है हमारा QT ग्राफ, ठीक है। हेयर यू कैन सी अ फिगर of
QT ग्राफ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर I of t from this figure। तो इस दिए गए फिगर से आपको क्या करना है कि ये Q ऑफ T का ग्राफ, यानी कि Q और T का ग्राफ दिया हुआ है, इस Q ऑफ T के ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, इसका हिंट्स जो है वो आप हिंट्स ले सकते हैं कि ये हिंट्स हमारा किस तरीके से काम करेगा कि जो हमारा Q और T का ग्राफ है, इस Q और T के ग्राफ से हम निकालेंगे Q ऑफ T का एक्सप्रेशन, और इस Q ऑफ T के एक्सप्रेशन को हम पार्ट बाई पार्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0 से T 2 सेकेंड तक है, अगर ये टाइम सेकेंड में दिया हुआ रहे तो ये 2 सेकेंड तक है, और उसके बाद फिर ये इन्फिनिटी सेकेंड तक है, इन्फिनिटी टाइम तक है। तो Q ऑफ T को अगर हम लिखना चाहें तो इसके टर्म्स में लिखेंगे। अभी इसको कैसे लिखेंगे ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो Q ऑफ T को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, और उस Q ऑफ T में हम लोग अप्लाई करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और उस डिफ्रेंसिएशन को करने के बाद हमको उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो भी हमारा ग्राफ दिया हुआ है वो हमारा चेंज हो जाएगा I ऑफ T में, और यही I ऑफ T हमको फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मार सकते हैं। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं ये हो, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर उस कंटेंट, उस मॉड्यूल के आगे के सिलेबस को हम लोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हमारा होगा वोल्टेज और पावर पे।